डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमने लिया है मोशन। ए बॉडी इज said to be in motion if its position varies with respect to time. And motion is considered with respect a fixed point. Place or point. In short, point. Called point of reference. मोशन को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में वैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसका मोशन किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है। जिस फिक्स पॉइंट को हम लोग लेते हैं मोशन को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो हमेशा याद रखें, किसी बॉडी का मोशन तभी डिस्क्राइब हो सकता है जब उसका पोजीशन चेंज करे, टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज करे। अगर टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो कहा जाएगा कि बॉडी इज एट रेस्ट। रिमार्क्स: इफ ए बॉडी इज not in motion, then it is said to be at rest. Now we proceed. अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन का कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये पहला पॉइंट है जो हम इसे ले रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से और भी टॉपिक्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ मोशन। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ मोशन between 2 points. Between 2 points. Initial point and final point. And final point. Is distance. जी, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज ये आया, हमने ये पाथ ऑफ मोशन लिया, तो पाथ ऑफ मोशन हमने जब ये लिया, सिलेक्ट किया,
तो इसमें एक पॉइंट ये इनिशियल पोजीशन रहा ए आई पी, और दूसरा पॉइंट रहा ये बी एफ पी। आई पी मीन्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और एफ पी मीन्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड। तो पाथ ऑफ मोशन इस बार हमने जो लिया है वो ये लिया है, ये मैं दोहरा दे रहा हूँ बिकॉज कि मैं इसे फिर इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि हेयर डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ए बी। ये पाथ ए बी, यहाँ पर मैंने ये लाइन दिया आर्क जैसा, चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं पाथ ऑफ मोशन भी स्ट्रेट नहीं है। जहाँ कहीं भी पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट नहीं हो, और रहना कोई ज़रूरी भी नहीं है, तो जहाँ कहीं भी पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट नहीं हो वहाँ पर हम ऐसा ही लेते हैं आर्क जैसा शेप। तो इस शेप का जो पाथ होगा उसका जो भी लेंथ होगा उसी को मूव करता हुआ बॉडी डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए डिस्टेंस हम लेते हैं इसका टोटल लेंथ। अब आइए डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट इज मेड या इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the 2 points IP and FP during motion. On the path of motion, okay, so now we explain this term with the help of the figure taken above। जो फिगर हमने ऊपर में लिया था डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उसी फिगर का हेल्प हम लेंगे फिर से डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। हम यहाँ पर जो पाथ पहली बार लिया था उसे डॉट लाइन से दिखला दे रहे हैं। ठीक है, ये पाथ होता अगर हम डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्कस करने चलते, डिस्टेंस को डिस्कस करने चलते, तो यही पाथ होता जैसा कि ऊपर में हमने देखा था। ये ए है आई पी, और ये बी है एफ पी एफ पी। सवाल ये है इनिशियल पोजीशन अगर ए है मोशन का और फाइनल पोजीशन अगर बी है मोशन के लिए, तो फिर ए और बी को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे सकता है, क्या वो लेंथ ये होगा? नहीं। क्या वो लेंथ ये होगा? नहीं। क्या वो लेंथ ये होगा? यस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देने वाला पाथ है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देने वाला पाथ होता है वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो यह कह सकते हैं कि देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ए बी। यहाँ पर हमने ए बी स्ट्रेट लिया है, लाइन सेगमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये है कि डिस्प्लेसमेंट में हम जिस पाथ पे बॉडी मूव करता है उस पाथ को इग्नोर करते हैं, उस पाथ को लेना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन डिस्टेंस के लिए जिस पाथ पे बॉडी मूव करता है उसी पाथ को हम लोग लेते हैं और उसका टोटल लेंथ निकाल कर बताते हैं कि डिस्टेंस ये कवर किया गया बॉडी का, बॉडी के ज़रिए मोशन में यही डिस्टेंस कवर किया गया है। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उसको मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ अंडर पॉइंट रिमार्क्स।
पॉइंट नंबर 1, डिस्टेंस is a scalar and displacement is vector। ठीक है, इसको कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे? क्या आपने देखा था इस मोशन में जब हमने इसे लिया था डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए? अब आइए, इस पाथ पर 2 पॉइंट हमने सेलेक्ट किया यहाँ, और इस पर हम जानना चाहे कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, तो ये लाइन हमारा बता देगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, उसी तरह से दूसरा पॉइंट हमने इसी पाथ पर सिलेक्ट किया यहाँ। ठीक है, और अब उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम लोग असाइन कर रहे हैं इस लाइन के ज़रिए। ठीक है, अब दोनों जगहों के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन पर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि दोनों जगह पर डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट है। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं कि इस मोशन के दौरान ए से बी तक जो भी मोशन हुआ, उस मोशन के दौरान पूरे पाथ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ही करता रहा है, मतलब कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं रहा। तो इसीलिए अगर कहीं पर डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है किसी क्वांटिटी के लिए तो वो क्वांटिटी स्केलर कहलाता है, और डिस्टेंस इस मामले में स्केलर हुआ। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बात है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट में जो 2 पॉइंट हम इसी पाथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला है उस पर लें, अगर एक पॉइंट यहाँ, तो इस पर डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट साइड में मिलता है हमें। आगे बढ़ कर के कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं और फिर इस पर एरो देते हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम इंडिकेट करते हैं इस एरो के ज़रिए। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन फिर हमें एक बार राइट वार्ड ही मिलता है। हम कह सकते हैं कि ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 पॉइंट ए और बी के बीच का, तो उस पर हमने जो डायरेक्शन लिया था इस पॉइंट पे और जो डायरेक्शन लिया इस पॉइंट पे, दोनों ही सेम टू सेम रहा, और सेम टू सेम रहने की वजह से ये कहलाएगा कि इसमें एक डिफिनिट डायरेक्शन पाया गया। तो डिस्प्लेसमेंट एक डिफिनिट डायरेक्शन रखता है और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, हमने ये यहाँ पर मेंशन किया है। पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस can be greater than or equal to displacement in magnitude। डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, किस मामले में? तो इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड में मतलब वैल्यू में ये बड़ा हो सकता है। कौन? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से। कैसे हम इसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई तो उसी एग्जाम्पल से हो जाएगा जो हमने ऊपर के एग्जाम्पल में लिया था। आर्क जैसा ये शेप है जो पाथ ऑफ मोशन कहलाता है। ठीक है, ए से बी तक, और अगर हम इसे यहाँ पर इंडिकेट करें डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ए से बी को डायरेक्ट हमें मिलाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये तो अब हम जाए, देखिए जब हम डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में आते हैं यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो इसका लेंथ और इस पाथ का जो पाथ ऑफ मोशन है उसका पाथ ऑफ मोशन, इसका लेंथ और इसका लेंथ, दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? यस, फ़र्क तो है। तो जो फ़र्क है वो हम कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ पाथ हम ले रहे हैं एक्चुअल वो डिस्टेंस के लिए है, और जो वर्चुअल ले रहे हैं ए और बी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है। तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस, या और इसका रिवर्स कह सकते हैं डिस्टेंस इज मोर देन द डिस्प्लेसमेंट। तो यही यहाँ पर इसका मीनिंग भी है कि डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड। आप इस बेसिस पे कह सकते हैं कि डिस्टेंस, इन अदर वर्ड्स, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। ठीक है, ये भी याद रखना है।
कि डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ये बहुत ही बारीक डिफरेंस है इसमें। इस एग्जाम्पल को जस्टिफाई करने के लिए, इस टर्म को जस्टिफाई करने के लिए ये एग्जाम्पल लीजिए कि कोई बॉडी ए से चलता हुआ बी पर पहुंचा मोशन के दौरान, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद यहाँ से बी से चल करके बी से सी तक पहुंचा, और सी से फिर चलते हुए फिर डी तक पहुंचा, और डी से चल करके फिर ए तक पहुंचा। तो अब आप पाएंगे कि जब वो ए पर पहुंच गया जी, ए से बी, बी से सी, और सी से डी, और डी से ए, यहाँ पर पहुंच गया। तो अब जैसे ही पहुंच गया यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेयर इनिशियल पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन और इज ए। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कौन सा है? ए, एट ए, यही ना है? यस। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन। तो आप कह सकते हैं कि ये ज़ीरो होगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस के लिए, एंड डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ टोटल पाथ, लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। यस। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन तीनों चारों का लेंथ जो भी होगा इसका टोटल लेंथ ही डिस्टेंस कहलाएगा। और आप कह सकते हैं कि ये ज़ीरो तो कम से कम नहीं ही होगा। तो इसलिए ये जस्टिफाई हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। तीसरी बात ये है जो हम इसमें याद रिमार्क्स में दिलवाएंगे। पहला दोनों पॉइंट्स डिफरेंस बताता था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। ये लास्ट पॉइंट में बताने में जा रहा हूँ कि दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है कि दोनों का एसआई यूनिट क्या है? मीटर फॉर बोथ, दोनों का एसआई यूनिट मीटर है, ठीक है। तो ये हमारा मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमारा ये एक टर्म था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम दूसरा पॉइंट लेने जा रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। डिस्टेंस के साथ हम स्पीड को लिंक करते हैं और डिस्प्लेसमेंट के साथ हम वेलोसिटी को लिंक करते हैं, याद रखिएगा। और इसलिए हम कह सकते हैं पॉइंट बी में स्पीड एंड वेलोसिटी लिखने के लिए हम लोग v का यूज़ करते हैं इन जनरल। अब स्पीड क्या है? तो स्पीड जो डिफाइन होता है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, और पर सेकंड भी कह सकते हैं अगर यूनिट टाइम को हम सेकंड में ले रहे हैं तो, इज स्पीड, ठीक है। और इसलिए स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है वो डिस्टेंस बाय टाइम, ये कह सकते हैं हम, यस, डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से, डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसमें भी पर सेकंड कह सकते हैं और पर सेकंड इज वेलोसिटी, ठीक है।
इसलिए वेलोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आपके लिए ये फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम जो यहाँ है स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए ये यहाँ है, ठीक है। अब इनके बीच भी क्या डिफरेंसेस हैं, इसको भी हम लोग पॉइंट आउट करते हैं ज़रा सा 2-3-4 पॉइंट्स के ज़रिए। तो पहला डिफरेंस हम लोग इसमें पाएंगे और इसे हम लोग लिखते हैं रिमार्क्स के अंडर, रिमार्क्स। जैसे हम लोगों ने कहा था डिस्टेंस के साथ हम स्पीड को लिंक करते हैं और डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर हुआ, इसलिए स्पीड इज स्केलर। क्या होगा? स्पीड इज स्केलर। और वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी को हम लोग लिंक करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी इज वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी इज वेक्टर। दूसरा पॉइंट हम लोग ये लेंगे, पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये लेंगे, जैसे डिस्टेंस ग्रेटर होता था डिस्प्लेसमेंट से वैसे ही स्पीड भी ग्रेटर होगा वेलोसिटी से। स्पीड मोर भी ग्रेटर देन वेलोसिटी और इक्वल टू इट, ये होगा इन ब्रीफ, इन शॉर्ट। आप इस बेसिस पे कह सकते हैं कि वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है लेकिन स्पीड कभी ज़ीरो नहीं होता है अगर मूविंग बॉडी है तो। इन अदर वर्ड्स velocity can be zero but speed cannot be zero, cannot be ज़ीरो, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस हुआ, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है लेकिन स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकता है। तीसरी बात ये भी मान लीजिए, स्पीड वेरिएबल भी हो सकता है और स्पीड कांस्टेंट भी रह सकता है। स्पीड और वेलोसिटी में वेरी और रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड और वेलोसिटी में वेरी और रिमेन कांस्टेंट। अगर इस कांस्टेंट है तो इन केस ऑफ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, मोशन इज यूनिफॉर्म। तो हमेशा याद रखिए अगर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम टू सेम रहता है एवरीवेयर, तो वो मोशन को यूनिफॉर्म डिस्क्राइब करता है, अदरवाइज मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अदरवाइज मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये इतनी बातें तो याद ही रख लीजिए। चौथी बात ये है पॉइंट 4 SI यूनिट। SI यूनिट क्या है दोनों के लिए? SI यूनिट दोनों के लिए मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, सॉरी ऐसे लिखिए, ठीक है। आजकल मॉडर्न वे में यही मेथड लिया जाता है, मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं इसे, ठीक है। और ये फॉर बोथ कह देता हूँ मैं, फॉर बोथ, यस। अब आइए एक चीज़ और याद रखिए, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी में वेरी और रिमेन कांस्टेंट। इन केस ऑफ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी मोशन इज यूनिफॉर्म, अदरवाइज मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म।
ठीक है। तो अगर वेलोसिटी दो तरह का आपके पास है ना, यूनिफॉर्म में एवरेज, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, दो तरह का वेलोसिटी लेने का मतलब वेरिएबल, इफ स्पीड इज वेरिएबल then average speed is defined as, कैसे, यहाँ पर एवरेज स्पीड लिखेंगे, ये साइन जो है एंगल जैसा वो एवरेज वर्ड पढ़ा जाता है, इसके लिए दिया जाता है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। और इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी को भी डिफाइन करते हैं लाइक वाइज, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, मान लीजिए किसी मोशन में कुछ देर के लिए बॉडी रेस्ट में रहता है, फिर चलना शुरू करता है, तो उसमें टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जितना देर रेस्ट रहा वो भी, और तो 0 सेकंड रहेगा, 0 सेकंड रहेगा या नहीं रहेगा, जितना देर रहेगा रेस्ट में उतना टोटल टाइम में मिलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग इतना स्पीड और वेलोसिटी में ये डिस्टिंक्शन पॉइंट जान गए, तो एक पॉइंट और जान लीजिए, अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो वेरिएबल के केस में, in case of speed v1 and v2, average speed is given by v1 plus v2 by 2, ठीक है। ये चीज़ वेलोसिटी के लिए वैलिड है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि देयरफॉर और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। यस, ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v1 प्लस v2 का हाफ, ये आप हमेशा याद रखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। और इसी तरह से एवरेज स्पीड के लिए भी आप हमेशा रखिए याद कि ये और ये, चूँकि हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पर, तो ज़रूरी दो तरह से, पहला था यहाँ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से, ये एवरेज स्पीड के लिए डिफिनीशन थे। तो इससे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दौरान इससे जो वैल्यू आएगा और कभी इससे जो वैल्यू आएगा, तो इट मे बी कि डिफरेंट, दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो इससे कुछ अजीब बात नहीं है, एवरेज का कॉन्सेप्ट ही लिया जाता है, नॉट एग्जैक्टली का कॉन्सेप्ट लिया जाता है, एवरेज में डिफरेंस हो सकता है। अमूमन इन जनरल जो फर्स्ट डिफिनीशन से आपको आएगा, जैसे एवरेज स्पीड को हमने यहाँ पर डिफाइन किया था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इन आमतौर पे या इन जनरल इस आंसर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्रायोरिटी के साथ। तीसरा टर्म हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन का, तीसरा टर्म हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन का, पॉइंट सी, एक्सेलरेशन, और इसे लिखते हैं ए से। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, ऑफ मूविंग बॉडी इज the change in velocity of moving body per unit time, yes, per unit time is acceleration। तो आप मेनली इसको याद रखेंगे कि therefore acceleration equal to the change in velocity, the change in वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज होने में जो टाइम लगता है उतना, ठीक है, वो एक्सेलरेशन दे जाएगा। अगर एक एग्जांपल के ज़रिए इसको लिखें कि पॉइंट ए पर
किसी बॉडी का वेलोसिटी v1 था और पॉइंट B पर ये बॉडी का वेलोसिटी v2 हो गया और पॉइंट C पर इसी बॉडी का वेलोसिटी, मूविंग बॉडी का वेलोसिटी v3 हो गया और इसी तरह से मूव करता चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज करेगा अगर ये v1 का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड से लेकर के v2 का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड लें और v3 का वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड लें, तो कहेंगे कि वेलोसिटी यहाँ पर चेंज कर रहा है। अब टाइम यहाँ पर लिया जाएगा t1 इक्वल टू 1 सेकेंड और t2 इक्वल टू 2 सेकेंड और t3 इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 1 से 2 सेकेंड कंप्लीट होने में वेलोसिटी कितना से चेंज कर गया, 2 से 5। 2 से 5 का मतलब ये हुआ कि +3 मीटर का पर सेकेंड का चेंज हुआ और 2 से 3 सेकेंड होने में जो वेलोसिटी चेंज किया वो कितना हुआ, 5 से 8 ये। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि +3 मीटर का पर सेकेंड का चेंजिंग हुआ। तो इसलिए आप कह सकते हैं इन जनरल एक्सेलरेशन a इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t और हेयर याद रखिएगा t जो यहाँ पर वैल्यू आएगा वो t2 माइनस t1 से आएगा, ठीक है, यस। तो एक्सेलरेशन के यहाँ पर यह मीनिंग हुआ कि जब भी कहीं पर वेलोसिटी का चेंज होगा तो वहाँ पर देखा जाएगा कि पर यूनिट टाइम कितना चेंज हुआ है। अब पर यूनिट टाइम में इसी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पहला A से B तक जाने के दौरान 1 सेकंड से दूसरा सेकंड पूरा होते होते बॉडी के वेलोसिटी में कितना का चेंज हो रहा है, 3 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है। तो 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हुआ 3 यूनिट का। और उसी तरह से B से C तक जाने में 1 सेकंड और कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी यहाँ तक आते आते कितना हुआ, तो इसमें भी आप कह सकते हैं 8 माइनस 5 3 ये जो हुआ वो भी यहाँ पर चेंज हुआ 3 मीटर पर सेकंड का। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन 3 यूनिट्स का हुआ। यूनिट अगर हम लिखना चाहेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा तो अब हम इसे रिमार्क्स के अंदर लिखते हैं। लेकिन रिमार्क्स में जाएं इससे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर जो भी मोशन का लिए एग्जांपल दिया है मैंने 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड, ये यूनिफॉर्म मोशन को दिखलाने के लिए मैंने दिया है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 मीटर के बाद 5 मीटर अगर पर सेकेंड आया है तो 5 के बाद 8 का आना ज़रूरी नहीं होगा, अब 10 या 6 या कुछ और दूसरे डिजिट्स में आएंगे जिससे कि ये डिफरेंस जो आ रहा है 3 मीटर वो 3 मीटर ना रहे, कुछ और हो जाए। SI यूनिट इसका क्या बनेगा तो आप इसे अंडर रिमार्क्स लिख लेंगे और इसलिए रिमार्क्स पॉइंट 1 एक्सीलरेशन इज वेक्टर। एक्सीलरेशन कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पर डिफाइन होता है और वेलोसिटी वेक्टर है। पॉइंट नंबर 2 एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, ठीक है, वेरी कर सकता है। पहला एग्जांपल जो मैंने दिया था वहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। तीसरी बात, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव। इन दिस केस या निगेटिव एक्सेलरेशन, इन दिस केस का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं यहाँ, द निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, इसका एक और नाम है रिटार्डेशन। यस, हमेशा जान लीजिए। इसलिए रिटार्डेशन, देयरफॉर अगर कहीं पर आता है रिटार्डेशन
तो ये हमेशा ही माइनस ऑफ एक्सेलरेशन होगा, माइनस में ए का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें याद रखने का है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ तो नेगेटिव की बात आई, अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है the positive acceleration means velocity increases, velocity increases and negative the negative acceleration means velocity decreases, velocity decreases। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज किया, जैसे कि पहला वाला एग्जांपल में आपने देखा 2 से 5, 5 से 8 हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था और इसलिए पॉजिटिव उसमें एक्सेलरेशन हुआ था 3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड का। लेकिन अगर इसी का रिवर्स हो जाता, राइट साइड से चलने पे रिवर्स ही मिलेगा, तो सी से बी तक आते, बी से ए तक आते, तो उस केस में क्या होता, 8 से 5 और 5 से 2, तो उस केस में क्या करते, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता। एक्सेलरेशन नेगेटिव में क्या देखते कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, 8 से 5 हुआ, 5 से 2 हुआ। ठीक है, अगर 0 रहा तो अगला पॉइंट मैं इसी को देता हूँ, इफ़ ए इक्वल टू 0, तो इफ़ ए इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि V2 माइनस V1 बाई टी इक्वल टू 0। दिट्स मीन्स कि V2 इक्वल टू V1, क्या हुआ, V2 इक्वल टू V1। तो ऐसे केस में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम रहा। इन दिस केस वेलोसिटी रिमेन्स द सेम या डज नॉट चेंज, रिमेन्स द सेम। तो जहाँ पर वेलोसिटी सेम रहता है वहाँ पर किस तरह का मोशन कहलाता है, सो द मोशन इज यूनिफॉर्म, द मोशन इज यूनिफॉर्म, यस। तो जहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं होगा वेलोसिटी सेम होगा, और वेलोसिटी सेम रहेगा, स्पीड सेम रहेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, लास्ट में हम ये याद दिला दें जो अब तक नहीं लिख पाए थे कि एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, यस, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो मॉडर्न मेथड में यही ज़्यादा चलता है, मॉडर्न मेथड में हम लोग इसी से एक्सप्रेस करते हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, यूनिट नहीं चेंज करेगा, यूनिट वही रहेगा। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास आज का पूरा हुआ।